आज हम एक ऐसी व्यवस्था की जड़ों और उसके विकास को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के लोकतंत्र की, आप कह सकती हैं, बुनियाद से जुड़ी है। पंचायती राज संस्थाएं यानी पीआरआई। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें प्राचीन काल की पंचायतों से लेकर आज के संवैधानिक दर्जे तक की एक लंबी उतार चढ़ाव भरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इस पूरी यात्रा को समझा जाए, कैसे स्थानीय स्वशासन का ये विचार पनपा, किन दौर से गुजरा और आखिरकार इसे वो शक्ल कैसे मिली जो आज हम देखते हैं। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ संस्थाओं के बनने बिगड़ने की नहीं है, बल्कि ये भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण के विचार के संघर्ष और विकास की कहानी भी है। हाँ, देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन परंपरा से बढ़कर एक संवैधानिक जरूरत तक पहुंची। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। स्रोत बताते हैं कि भारत में गांव के स्तर पर, मतलब अपना शासन खुद चलाने का विचार कोई नया नहीं है। प्राचीन काल से ही पंचायतें किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। ये पंचायतें, जैसा कि हम जानते हैं, गांव के छोटे मोटे प्रशासनिक काम देखती थीं, झगड़े सुलझाती थीं, एक तरह से गांव की सामाजिक और प्रशासनिक जिंदगी का केंद्र थीं। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये प्राचीन पंचायतें आज की तरह की औपचारिक, मतलब फॉर्मल नहीं थी। अच्छा। इनका आधार कोई लिखा हुआ संविधान या कानून नहीं था। ये ज्यादातर स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं पर चलती थी। कौन पंच होगा, क्या नियम होंगे, ये सब ज्यादातर परंपरा से तय होता था, किसी लिखित विधान से नहीं। फिर तस्वीर बदलनी शुरू हुई ब्रिटिश राज के आने से। स्रोतों के मुताबिक अंग्रेजों की नीतियों का इन पारंपरिक पंचायतों का बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। हाँ, सही। ऐसा क्यों हुआ? शायद उनकी अपनी व्यवस्था बनाने की सोच के कारण। अंग्रेजों ने जो जमीन का लगान वसूलने के नए तरीके अपनाए, जो नई प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू की, उसने धीरे धीरे इन पुरानी पंचायतों की कमर तोड़ दी। गांव के मामलों में फैसले लेने और उन्हें लागू करवाने की उनकी जो ताकत थी, वो कमजोर पड़ गए। बिल्कुल सही। ब्रिटिश प्रशासन का मूल स्वभाव ही केंद्रीकरण का था, मतलब सेंट्रलाइजेशन। हाँ। उन्होंने सारी ताकत ऊपर अपने अधिकारियों के हाथ में रखने की कोशिश की। जमीन का मालिक कौन, टैक्स कितना, ये सब वो तय करने लगे। इससे गांव की जो अपनी स्वायत्ता थी, मतलब ऑटोनॉमी, वो काफी हद तक छिन गई। हाँ, ये तो बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। ये उन पारंपरिक ढांचों के लिए एक बड़ा झटका था जो सदियों से चले आ रहे थे, भले ही उनमें अपनी कमियां रही हों। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन को पूरी तरह नजरअंदाज ही कर दिया। बाद के ब्रिटिश दौर में शायद प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए या कुछ भारतीय मांगों के दबाव में उन्हें लगा कि स्थानीय स्तर पर कुछ संस्थाएं होनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक। इसी दौर में कुछ कोशिशें हुई इन स्थानीय निकायों को फिर से खड़ा करने की। जैसे 1870 में लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव आया। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव, जिसे हमारे स्रोत स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। हाँ, लॉर्ड रिपन वाला काफी मशहूर है। और फिर 1907-09 का विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन भी था। हाँ, लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहना शायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर ही सही स्थानीय निकायों के महत्व को सिर्फ प्रशासनिक सुधार से आगे बढ़कर देखा। अच्छा। मतलब एक राजनीतिक और सार्वजनिक शिक्षा के साधन के रूप में स्वीकार करने की कोशिश की। इसने स्थानीय बोर्ड बनाने, उनमें चुने हुए सदस्य रखने और उन्हें कुछ निश्चित काम और फंड देने की बात की। लेकिन क्या इससे जमीन पर कुछ बदला? बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि इन सुधारों की सीमाएं थीं। इनका असली मकसद अक्सर भारतीयों को वास्तविक सत्ता देना नहीं, बल्कि अंग्रेजी राज को चलाने में सहूलियत पैदा करना था। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर अधिकार कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारियों के पास ही रहे। इसलिए जमीनी हकीकत ये थी कि इन सुधारों के बावजूद पंचायतें या स्थानीय निकाय बहुत शक्तिशाली नहीं बन पाए। फिर आया 1947, देश आजाद हुआ। अब उम्मीद जगी कि स्थानीय स्वशासन को असली मजबूती मिलेगी। आजादी के बाद संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई। गांधी जी तो ग्राम स्वराज्य के प्रबल समर्थक थे। हाँ, उनका जोर था इस पे। आखिरकार 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 40 में, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ, उनमें यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयां के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए जरूरी हो। बिल्कुल।
ये एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नीति निदेशक तत्व था, यानी सरकार के लिए एक मार्गदर्शन, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। अच्छा, मतलब ये कंपल्सरी नहीं था। नहीं, इसे लागू करना या न करना राज्यों पर छोड़ दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में इस पर बहुत ठोस काम नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही 1950 के दशक के आखिर तक ये महसूस किया जाने लगा कि ग्रामीण विकास के जो बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP 1952, हाँ CDP, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES 1953, वे सफल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्या वजह थी? और इसकी एक बड़ी वजह ये मानी गई कि इनमें आम लोगों की स्थानीय स्तर पर भागीदारी नहीं थी। सब कुछ ऊपर से तय हो रहा था। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब? हाँ, एक तरह से। इसी पृष्ठभूमि में पंचायतों को मजबूत करने की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई। और यहीं से शुरुआत होती है उन समितियों के दौर की जिन्होंने आज के पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। पहली और शायद सबसे प्रभावशाली समिति थी 1957 में बनी बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, इसका मुख्य काम ही यही देखना था कि CDP और NES क्यों कामयाब नहीं हो रहे। हाँ, समिति ने साफ कहा कि इन कार्यक्रमों की असफलता का मुख्य कारण है जनता की भागीदारी का अभाव। और इसका हल उन्होंने सुझाया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था में, जिसे बाद में पंचायती राज के नाम से जाना गया। अच्छा, तो पंचायती राज शब्द यहीं से पॉपुलर हुआ? हाँ, कह सकते हैं। इनकी सबसे मशहूर सिफारिश थी त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, ये 3 स्तर कौन से थे? गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, जिसके सदस्य सीधे जनता चुने। बीच के लेवल पे? यानी ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति, जिसके सदस्य ज्यादातर ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। ठीक है। और तीसरा? और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसके सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं और जिसमें सांसद, विधायक और पंचायत समितियों के प्रमुख भी शामिल हों। अच्छा, ये त्रिस्तरीय ढांचा। समिति ने ये भी कहा कि योजना बनाने और विकास के काम करने की असली जिम्मेदारी इन निकायों को सौंपी जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत में जिला कलेक्टर को जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जोड़ने का सुझाव भी दिया, ताकि प्रशासनिक तालमेल बना रहे। हाँ, ये त्रिस्तरीय ढांचा वाकई एक मील का पत्थर साबित हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का मानना था कि अगर लोकतंत्र को जमीन तक ले जाना है और विकास में लोगों को भागीदार बनाना है, तो इन संस्थाओं को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली शक्तियां और संसाधन देने होंगे। सही। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी। मंजूरी मिल गई? फिर तो लागू हो गया होगा सब जगह एक जैसा? नहीं, यहीं पर एक पेच था। NDC ने कहा कि मूल सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन हर राज्य अपनी जरूरत और स्थानीय हालात के हिसाब से इस मॉडल में थोड़ा फेरबदल कर सकता है। अच्छा, मतलब छूट दे दी गई। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि जब राज्यों ने इसे लागू करना शुरू किया तो एक रूपता नहीं आई। बिल्कुल। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से इस व्यवस्था की शुरुआत की। हाँ, नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। हाँ, उसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे अपनाया। लेकिन जैसा आपने कहा, छूट मिली हुई थी, तो 1960 के दशक तक आते आते लगभग सभी राज्यों ने पंचायती राज कानून तो बना लिए, पर सब अलग अलग थे। हाँ, कहीं 2 स्तर थे, कहीं 3, कहीं 4। किसी राज्य में पंचायत समिति शक्तिशाली थी तो किसी में जिला परिषद। शक्तियां, चुनाव का तरीका, कार्यकाल, सब में भिन्नता थी। एक राष्ट्रीय ढांचा नहीं बन पाया। सही कहा। और फिर वक्त के साथ कई जगहों पर इन पंचायतों का शुरुआती उत्साह भी ठंडा पड़ने लगा। चुनाव नियमित नहीं होते थे, राज्य सरकारें जब चाहें इन्हें भंग कर देती थीं, पैसों की कमी रहती थी। ऐसा लगने लगा कि पंचायती राज का सपना कहीं खो रहा है। सही कहा। इसी गिरती हुई स्थिति को देखकर और उसमें सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अच्छा, अशोक मेहता समिति। हाँ, इस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने और उसे फिर से मजबूत बनाने के रास्ते बताने का काम सौंपा गया। अशोक मेहता समिति की सिफारिशें काफी अलग थीं बलवंत राय मेहता समिति से। सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने क्या सुझाया? सबसे क्रांतिकारी सुझाव था त्रिस्तरीय व्यवस्था को खत्म करके द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाने का। 2 स्तर कौन से? उन्होंने कहा कि जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए
और उसके नीचे सीधे मंडल पंचायतें हों। ये मंडल पंचायतें 15,000 से 20,000 की आबादी वाले गांवों का एक समूह होंगी। अच्छा, ब्लॉक स्तर को हटाने की बात की। हाँ, उनका तर्क था कि ब्लॉक वाला मध्यवर्ती स्तर उतना प्रभावी नहीं रहा है और जिला ही योजना और विकास के लिए विकेंद्रीकरण का पहला स्वाभाविक बिंदु होना चाहिए। ये तो संरचना की बात हुई। और क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे? कई और भी थे, जैसे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों को खुलकर अपने चुनाव चिन्ह पर भाग लेना चाहिए। पार्टियों को? अच्छा। हाँ, इससे पंचायतों में जवाबदेही बढ़ेगी, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने पंचायतों को टैक्स लगाने की अनिवार्य शक्ति देने की बात कही, ताकि वो पैसे के लिए राज्य सरकार पर कम निर्भर रहें। आत्मनिर्भरता की बात। हाँ, और छोटे मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अलग से न्याय पंचायतें बनाने का सुझाव दिया, जिनका अध्यक्ष कोई कानून का जानकार हो। और शायद सबसे दूरगामी सिफारिश थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समिति ने महसूस किया कि जब तक इन्हें संविधान में जगह नहीं मिलेगी, तब तक राज्य सरकारें इन्हें गंभीरता से नहीं लेंगी, इनके चुनाव टालती रहेंगी, इन्हें भंग करती रहेंगी। संवैधानिक दर्जे से इन्हें एक खास महत्व और सुरक्षा मिलेगी। लेकिन क्या इन सिफारिशों पर अमल हुआ? जनता पार्टी सरकार तो ज्यादा चली नहीं। सही कहा, ज्यादा अमल नहीं हुआ, कम से कम केंद्र के स्तर पर। जनता पार्टी सरकार ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रही और उसके बाद आई सरकारों ने अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि कुछ राज्यों ने, जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अपने स्तर पर इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू करने की कोशिश जरूर की, खासकर जिला स्तर को मजबूत बनाने और मंडल पंचायतें बनाने की दिशा में। तो संवैधानिक दर्जे की बात पहली बार अशोक मेहता समिति ने उठाई, लेकिन वो हकीकत नहीं बन पाई। इसके बाद भी क्या कोशिशें जारी रहीं? हाँ, बिल्कुल। 1980 के दशक में पंचायती राज को फिर से मजबूत करने पर जोर बढ़ा। 1985 में योजना आयोग ने जी.वी. के राव समिति बनाई। जी.वी. राव समिति 1985। इनका काम क्या था? इनका काम था ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने के कार्यक्रमों के लिए जो प्रशासनिक इंतजाम थे, उनकी समीक्षा करना। इस समिति ने क्या पाया? समिति ने एक बहुत तीखी टिप्पणी की। उसने कहा कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे नौकरशाही के चंगुल में फंस गई है और पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं। अच्छा। उन्होंने इस स्थिति को बिना जड़ की घास, यानी ग्रास विदाउट रूट्स कहा। बिना जड़ की घास मतलब ये संस्थाएं कागज पर तो हैं, लेकिन जमीन में उनकी पकड़ नहीं है, उनमें असली जान नहीं है। ये तो वाकई उस वक्त की हालत की एक सटीक तस्वीर पेश करता है। तो इसका हल क्या सुझाया समिति ने? उन्होंने कहा कि अगर विकेंद्रीकरण को सफल बनाना है तो जिला स्तर के निकाय यानी जिला परिषद को सबसे ज्यादा अहमियत देनी होगी। राज्य स्तर पर योजना बनाने के कुछ काम जिलों को सौंपे जाने चाहिए और जिले में विकास के सभी कामों का मुखिया और जिला परिषद का सीईओ एक नया पद बनाकर, जिसे जिला विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीडीसी कहा जाए, उसे बनाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भी पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराने पर जोर दिया। इसके अगले ही साल 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक और समिति बनाई। हाँ, सिंघवी समिति। इसका विषय था लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। हाँ, और सिंघवी समिति ने बहुत मजबूती से वही बात दोहराई जो अशोक मेहता समिति ने कही थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता मिलनी ही चाहिए। फिर से वही मांग। हाँ, और इस बार और जोर से उन्होंने कहा कि संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए जो इन संस्थाओं की सुरक्षा करे और इनके नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। ये सिफारिश अब और ज्यादा मुखर हो रही थी। और क्या खास था सिंघवी समिति की रिपोर्ट में? ग्राम सभा के बारे में कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ग्राम सभा यानी गांव के सभी मतदाताओं की सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अवतार, एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा और उसके महत्व पर बहुत जोर दिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी? हाँ, उनका मानना था कि असली लोकतंत्र गांव की आम सभा में ही जिंदा होता है। इसके अलावा उन्होंने भी न्याय पंचायतें बनाने और पंचायतों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए गांव के पुनर्गठन का सुझाव दिया। ऐसा लगता है कि 80 के दशक के आखिर तक संवैधानिक दर्जे की मांग काफी जोर पकड़ चुकी थी। लगभग सभी समितियां यही कह रही थीं। बिल्कुल। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में बनी।
थुंगन समिति। हाँ, इसने भी जिले में योजना बनाने के ढांचे की समीक्षा की और पंचायती राज निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। इसने भी त्रिस्तरीय ढांचे, जिला परिषद की प्रमुख भूमिका, 5 साल की निश्चित कार्यकाल, आरक्षण, महिलाओं सहित और राज्य वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग, ये क्या था? राज्य वित्त आयोग का काम था पंचायतों और राज्य सरकार के बीच पैसों के बंटवारे के सिद्धांत तय करना, ताकि पंचायतों को फंड्स मिलें। अच्छा, पैसों के लिए, ठीक है। और फिर उसी साल 1988 में ही कांग्रेस पार्टी ने भी वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति और कार्यक्रम समिति बनाई। गाडगिल समिति। हाँ, जिसने इस बात पर विचार किया कि पंचायती राज संस्थाओं को सबसे ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा? कुछ नया था? नया तो नहीं, पर ये एक तरह से पिछली कई समितियों के सुझावों का निचोड़ थी। उन्होंने भी संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय पंचायत, गांव, ब्लॉक, जिला, तीनों स्तरों पर सदस्यों का सीधा चुनाव, SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए आरक्षण भी? हाँ, महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों को विकास योजनाएं बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी, टैक्स लगाने का अधिकार, राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, इन सभी बातों की पुरजोर वकालत की। राज्य चुनाव आयोग भी, मतलब चुनावों के लिए अलग बॉडी? हाँ, ताकि चुनाव निष्पक्ष और नियमित हों। यानी अब तक लगभग सभी प्रमुख समितियां एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, संवैधानिक दर्जा और एक मजबूत ढांचा। हाँ, और यही गाडगिल समिति की सिफारिशें थी जो आखिरकार उस संविधान संशोधन विधेयक का आधार बनी जिसे संसद में पेश किया गया। अच्छा, ये एक तरह से उन सभी विचारों का संगम था जो पिछले 3 दशकों में अलग अलग समितियों ने दिए थे। इसने संवैधानिक संशोधन का रास्ता साफ कर दिया। और फिर वो ऐतिहासिक मोड़ आया। इन सभी सिफारिशों और बहस मुबाहिसे के बाद संसद ने दिसंबर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। बिल्कुल, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसने सही मायनों में पंचायती राज संस्थाओं के एक नए युग की शुरुआत की। इस संशोधन ने पंचायतों को राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर रहने वाली इकाइयों से ऊपर उठाकर उन्हें बाकायदा स्वर शासन की संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का संवैधानिक दर्जा दिया। इस 73वें संशोधन ने क्या बड़े बदलाव लाए? संक्षेप में, इसने पूरे देश में कुछ अपवादों को छोड़कर एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अनिवार्य कर दी। हर 5 साल में नियमित चुनाव कराना अनिवार्य हो गया। ठीक। अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। और सबसे क्रांतिकारी कदमों में से एक था सभी स्तरों पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और फंड्स के बंटवारे की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन भी अनिवार्य कर दिया गया। और वो विषय? हाँ, संविधान में एक नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय दिए गए जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता था, जैसे कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें आदि। तो कुल मिलाकर दशकों के विचार विमर्श और कई समितियों के प्रयासों के बाद पंचायती राज को आखिरकार संवैधानिक मजबूती मिल गई। सही बात है। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक प्राचीन विचार ने आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी जगह बनाई। औपनिवेशिक काल में ये कमजोर हुआ, आज़ादी के बाद इसे फिर से स्थापित करने की कोशिशें हुई, लेकिन असली शक्ति और सुरक्षा इसे 73वें संशोधन से ही मिली।